Hello everyone, a very warm welcome to this session. So today we'll start with Principles of Inheritance and Variation, chapter number 4 of Biology class 12th. तो इस चैप्टर को हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और मैं मेक श्योर करूंगी कि हर एक लाइन एनसीईआरटी की कवर हो जाए। आपके पास एनसीईआरटी अभी मौजूद होनी चाहिए, एक पेंसिल हाथ में मार्क करते जाना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। और इस लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी दोबारा रीड करनी है क्योंकि ऑब्वियसली एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन। अब पहले के चैप्टर्स हमने देखे होंगे, इजी थे राइट। यहाँ पे कुछ नई चीजें आएंगी। इनहेरिटेंस और वेरिएशन, ये दो नए टर्म्स आपको आज सुनने मिलेंगे और ये किसके अंदर आते हैं? ये जेनेटिक्स के अंदर आते हैं। अब जेनेटिक्स क्या है ये सब आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक इंट्रो दे देती हूँ। जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है वही इनहेरिटेंस और वेरिएशन से। इनहेरिटेंस इज प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। वेरिएशन मतलब डिफरेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड यू इज द वेरिएशन। डिटेल में समझेंगे हम इस चीज को आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ऑब्वियसली मेंडल। तो स्टार्ट करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उससे पहले जो टर्म्स आने वाले हैं इस चैप्टर में उसे हम एक बार देख लेंगे। पहले जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखो। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स और स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम is what we call as in genetics, fine। अब हेरिडिटी जो है, और अब सेकेंड डेफिनेशन देखो इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस जो है हेरिडिटी का बेसिस है, ठीक है। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक आपको अगर खुली हुई है तो आप देख पाओगे थर्ड पैराग्राफ वेरी फर्स्ट पेज में एक चीज मेंशन की गई है। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे। और इनहेरिटेंस क्या है जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। वेरिएशन, वेरिएशन की डेफिनेशन है डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। आपके और आपके पेरेंट्स में जो डिफरेंस है हम उसे बोलेंगे वेरिएशन। वेरिएशन तो आपने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब कैरेक्टर और ट्रेट में बहुत जन अटक जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक चीज एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। कैरेक्टर में हमने आई कलर लिया है, ट्रेट में आई कलर के टाइप्स लिए, ब्राउन और ब्लू। तो कैरेक्टर है एक हेरिटेबल फीचर अमंग द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। व्हाट इज कैरेक्टर? इट इज अ हेरिटेबल फीचर, इनहेरिटेबल हेरिटेबल फीचर अमंग द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। जैसे कि आई कलर। और ट्रेट क्या है? वेरिएंस ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है। कितने वैरायटीज हो सकते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, और कैरेक्टर में लो हेयर कलर, ठीक है, ध्यान देना। ट्रेट में मैंने लिया ब्लैक और ब्राउन, क्या ये सही है? ऑफ कोर्स। ट्रेट में मैंने आपको वैरायटीज दी हेयर कलर की, समझा। उसके बाद मैं कैरेक्टर में आपको दूं हाइट, और ट्रेट में आपको दूं टॉल और शॉर्ट। तो वही ये दो एग्जांपल्स हैं। विल मूव अहेड। जैसे कि आप देख सकते हो, ये तो ट्रेट और कैरेक्टर हो गया।
इनहेरिटेंस, वेरिएशंस, जेनेटिक्स, देख पा रहे हो? सिमिलैरिटी, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी। या तो आई कलर सेम होगा सबका, या तो फेस शेप, एयर ईयर भी आपने पढ़ा होगा, एक फिक्स होता है एक फ्री होता है ईयर लोब। तो वैसे ही हेयर कलर, फाइन, कुछ ना कुछ आपका मिलता जुलता होगा और कुछ वेरिएशंस भी होंगे, बिकॉज अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो वेरिएशन तो आएगा ही। ठीक है। अब व्हाट इज अलील? अलील इज नथिंग बट द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको बहुत काम आने वाली है, याद रखना। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज अलील। होमोजाइगस मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। सिमिलर अलील हो तो हम उसे होमोजाइगस बोलेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एग्जांपल्स में देखो, यहाँ पे दोनों ही टॉल है, ठीक है, या फिर यहाँ पे दोनों ही शॉर्ट है, दोनों ही येलो है, ठीक है, दोनों ही डोमिनेंट येलो है, यहाँ पे रिसेसिव है। क्लियर है? यहाँ पे आप क्रोमोसोम देखोगे, आपको एक टॉल मिला है, एक शॉर्ट मिला है। यहाँ पे एक येलो है, डोमिनेंट है, यहाँ पे येलो डिसिमिलर है बेसिकली, राइट? उसे हम हेटेरोजाइगस बोलेंगे। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस दोनों ही सेम, दोनों अलग तो हेटेरोजाइगस। ठीक है। अब डोमिनेंट ट्रेट, जो ट्रेट, जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है हम उसे डोमिनेंट बोलेंगे। जो नहीं कर पा रहा है तो हम उसे रिसेसिव बोलेंगे। फिनोटाइप मतलब फिजिकली आप उस चीज को देख पा रहे हो तो हम उसे फिनोटाइप बोलेंगे। जो आपके डीएनए में प्रेजेंट है हम उसे जीनोटाइप बोलेंगे। हाइब्रिड मतलब दोनों को मिक्सचर करके, मिक्स दो चीजों को मिक्स करके हमने नई चीज बनाई। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, वेरी सेकेंड पेज। क्यों हम ये हाइब्रिड करते हैं? कि अच्छी रिजल्ट पाने के लिए। सहीवाल काउ इन पंजाब, इसे हमने कैसे बनाया था? दो कैरेक्टर्स, एक में एक डोमिनेट है, दूसरे में दूसरा डोमिनेट, और दोनों फायदेमंद है। ठीक है। हमने उन दोनों के डीएनए को मिलाया और बन गया हमारा हाइब्रिड। ओके। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस यानी, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये जो प्लांट होगा या फिर ह्यूमन टॉल होगा, क्योंकि ये जो टी है, टॉल का जो जीन है, वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। और ये जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फ का है, वो झुका हुआ है, ठीक है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये है होमोजाइगस रिसेसिव। क्यों ड्वार्फ होगा ये? क्यों? क्योंकि दोनों जो है रिसेसिव, क्रोमोसोम में दो रिसेसिव जीन्स है, ठीक है, सो इट वुड बी ड्वार्फ। इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस रिसेसिव। गेटिंग माई पॉइंट? मूविंग अहेड, फिर आ जाता है आपका रिसेसिव कैरेक्टर, जो सप्रेस हो गया, खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है, हम उसे रिसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे। फिर फिनोटाइप मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया। और जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर। हाइब्रिड मतलब दो डीएनए को मिक्स करो जो बहुत बेनिफिशियल हो। जैसे कि आपने म्यूल सुना होगा, वो भी तो हाइब्रिड है, राइट? दैट्स इट, मूविंग अहेड। फिर आता है आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स,
who is none other than Gregor John Mendel। इनका बहुत योगदान रहा है। ठीक है। अब आपको ये जो ईयर है कैसे याद करना है, देखो पहले ये देख लेते हैं। मेंडल conducted some hybridization experiments on garden peas, Pisum sativa। आपको ये याद ही होगा मोस्टली, लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं पी को क्या बोलते हैं, पाइसम सटाइवा। 7 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ये ईयर याद रखने की एक ट्रिक है। 18 तो दोनों में है, देखो 5663, क्या याद रखोगे, 5663, 6 भी कॉमन है ना, तो 5663, सो 1856 to 1863। ठीक है। पाइसम सटाइवा मेंडल ने यूज किया था। 7 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पीस पर। क्यों पी को लिया? स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी। पहले क्रॉस कैसे किया वो जान देता है। ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ टू पी प्लांट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है। एक टॉल होगा तो दूसरा ड्वार्फ होगा, या फिर एक राउंड होगा तो दूसरा रिंकल्ड होगा। एक का फ्लावर ग्रीन होगा तो दूसरे का येलो होगा। फ्लावर, माय बैड। सीड, ठीक है। फ्लावर तो वायलेट और वाइट होता है, कहीं कहीं पर पिंक भी मेंशन है, पर्पल भी मेंशन है। इमेस्कुलेशन ये आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। मेस्क्यूलर पार्ट को निकाल के उसे हम बाद में बैगिंग भी कर लेते थे, तो यहाँ पे वही मेस्क्यूलर पार्ट, रिमूवल ऑफ एंटर ऑफ वन प्लांट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज फीमेल पेरेंट। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen to stigma, that's the pollination। Collection of pollen grains from the male parent and transferring of to female parent। Collection and germination of seeds to produce offspring। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 2-3 बार लिख लो, याद कर लो, आएगी आएगी, फिक्स है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, ये देखो कैरेक्टर, कैरेक्टर की वैरायटीज को हम बोलेंगे ट्रेट्स, सिंपल सी बात। स्टेम हाइट, टॉल है, ड्वार्फ है। फ्लावर पोजीशन, एक्सियल है, टर्मिनल है। फ्लावर कलर, वायलेट है, व्हाइट है। पॉट शेप, इन्फ्लेटेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। पॉट कलर, ग्रीन येलो। सीड कलर, येलो ग्रीन। सीड शेप, राउंड रिंकल्ड। ठीक है। 7 ट्रेट्स है, 14 ट्रेट्स है, 7 कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये होता है क्या है? ऐसा क्रॉस जिसमें दो प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं और उन दोनों में खाली एक डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है। जैसे कि मेंडल ने टॉल को ड्वार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस किया, या फिर येलो सीड प्लांट को ग्रीन सीड प्लांट के साथ क्रॉस किया। एक ही डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर, पेयर ऑफ कैरेक्टर है दोनों में। ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, मूविंग अहेड। तो कैसे करते हैं वो देख लीजिए। पेरेंट है होमोजाइगस टॉल, यानी कि कैपिटल टी कैपिटल टी, और उसे क्रॉस किया हमने होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ, स्मॉल टी स्मॉल टी। गैमेट क्या आएंगे, एक कैपिटल टी आएगा, एक स्मॉल टी आएगा। वो फर्स्ट F1 मतलब फिलियल। ठीक है। फर्स्ट फिलियल जनरेशन में हेट्रोजाइगस स्टॉल को फॉर्म करेंगे। ठीक है। अब फर्स्ट के बाद फर्स्ट को भी हम क्रॉस कर देंगे, तो ये आप देख पा रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने क्रॉस किया कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो ऐसे ये हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं हम इसे। एक बार यहाँ पे लिखोगे, एक बार यहाँ पे लिखोगे, तो टी को टी के साथ टॉल आएगा, ये इस टी को इस टी के साथ, स्मॉल टी के साथ टॉल ही आएगा, क्योंकि
ऑब्वियसली एक डोमिनेंट है तो डोमिनेंट को हम कंसिडर करेंगे। फिर स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ टॉल आएगा, स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ ड्वार्फ आएगा। तो इसके फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स भी आपको लिखने पड़ेंगे, रेशियोज। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप मतलब आपको दिखाई कैसा देगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये तो फुल्ली टॉल दिखाई देगा, ये भी टॉल दिखाई देगा क्योंकि डोमिनेंट क्या है, टी कैपिटल है तो टॉल तो आएगा ही आएगा। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो तीन टॉल है, एक ड्वार्फ है, तो 3:1। अब जीनोटाइप, जीनोटाइप में एक आएगा आपका होमोजाइगस टॉल, वो एक हेट्रोजाइगस टॉल, दो है आपके, एक ये और ये एक है, दो आएंगे। होमोजाइगस ड्वार्फ एक ही है, तो 1:2:1। क्लियर है। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब जैसा दिखाई दे रहा है हमें बास। जीनोटाइपिक में आपको अंदर जाना है, कितने फुल्ली टॉल है, कितने पार्शियली टॉल है, कितने ड्वार्फ। गेटिंग माय पॉइंट? गोइंग अहेड। Inheritance of one gene. Mendel made similar observations for the other pairs of traits. अब इसने एक्चुअली इन्हें पता नहीं था कि जीन है, उन्होंने इस जीन को बोले था फैक्टर, ठीक है। जहां जहां फैक्टर आ रहा है मतलब जीन ही की बात हो रही है, ठीक है। तो ही प्रपोज दैट सम फैक्टर वर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब फैक्टर्स क्या है, ऑब्वियसली जीन है। जीन आर नाउ कॉल्ड एज, फैक्टर्स आर नाउ कॉल्ड एज जीन, ठीक है। इन्होंने बोला ऐसी कोई चीज है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है, जिसे उन्होंने कहा, क्या कहा, फैक्टर, लेकिन वो है क्या, जीन। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन इसे सॉल्व करने का कष्ट कोई नहीं करता, कोई भी स्टूडेंट इसे सॉल्व नहीं करता, ठीक है। ये बहुत जन कंफ्यूज हो जाता है, 2 पॉइंट हो जाती है, ठीक है, लेकिन है बहुत इजी, देख लेंगे हमेशा। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब फिलियल वन में आपका स्मॉल टी और कैपिटल टी आया है। When self-pollinated produces gametes like T and capital T and small t in equal proportion. यहाँ पे पढ़ना, during fertilization, pollen grains of capital T have 50% chance to pollinate eggs of the capital T and small t. Also, pollen grains of phenotype, genotype T, small t have a 50% chance to pollinate eggs of capital T and small t. ठीक है। तो 1/4 of the random fertilization leads to capital T। ये हमने कैसे डिसाइड किया, ये आपने पुनेट स्क्वायर बनाया। यहाँ पे ध्यान से देखना, कैपिटल टी को 50% चांस है, ठीक है। पुनेट स्क्वायर बनाया, फुल्ली कैपिटल टी कितने बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 में से वन, एक हिस्सा है, चार में से 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड्स टू कैपिटल टी, ठीक है। दो हिस्से चार में से किसके, हेट्रोजाइगस कंडीशन के, ठीक है। तो 2/4 मतलब क्या, हाफ ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड्स टू कैपिटल टी स्मॉल टी, whereas 1/4 is the proportion of the random fertilization leads to small t means it's dwarf. So these are the proportions. Getting my point? 1/4, 1/2, 1/4. Shall we move ahead? अब यहाँ पे ध्यान देना, ये किया गया है आपके एनसीईआरटी में, ये आपको मिला था, उन्होंने बोला था हाफ कैपिटल टी हाफ स्मॉल टी, जैसे कि मेंशन है, हाफ कैपिटल टी हाफ स्मॉल टी, उनको स्क्वायर करोगे तो आपको इसे दो अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखना है क्योंकि स्क्वायर है, तो एक बार आप लिखो फिर दूसरी बार भी सेम ही लिखोगे। उसके बाद आपको पता है एक ब्रैकेट को कॉमन लेके दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही करना है, इजी पीजी, कुछ है ही नहीं इसमें।
पुनेट स्क्वायर बनाना है। उसके बाद ये लिखना है, इसे भी क्यों ही लिख रहे हो, ठीक है। बायनोमियल एक्सप्रेशन चाहिए हमें, तो हाफ, यहाँ पे मेंशन है हाफ कैपिटल टी, तो हाफ कैपिटल टी लिख देना, हाफ स्मॉल टी लिख देना, प्लस करना, उसको फुल्ली स्क्वायर कर देना ब्रैकेट को, आपको आ जाएगा ये जो हमने पहले ही फाइंड आउट किया। ठीक, गेटिंग माय पॉइंट, आगे बढ़ेंगे। Inheritance of one gene. Mendel self-pollinated the F2 plant. He found that dwarf F2 plant continued to generate dwarf plants in F3 and F4 generation. He concluded that genotypes of the dwarf were homozygous small t small. Obviously simple है देखो, ये dwarf है तो उसको क्या होगा, टीटी होगा। तो हम कलर चेंज कर लेंगे, दिखाई भी तो देना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट। और ये भी dwarf है तो इसे भी क्या आएगा, टीटी आएगा। तो अगर आप दो द्वार को मिलाओगे तो तीसरा भी ऑब्वियसली द्वार पाएगा। बस इतना उन्होंने देखा था, ठीक है। विल मूव अहेड। तो अभी हम देखेंगे बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और कंसेप्ट ऑफ द, ठीक है। बहुत इजी है। बैक क्रॉस मतलब क्या, इसमें हाइब्रिड है कौन से भी पेरेंट्स का, ठीक है। पहले बैक क्रॉस मतलब क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड और कौन से भी पेरेंट का, ठीक है, क्रोमोसोम। वेरस टेस्ट क्रॉस मतलब एक रिसेसिव इंडिविजुअल होना चाहिए। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये आप टेस्ट क्रॉस देख पा रहे हो, एक रिसेसिव पेरेंट्स है और एक हाइब्रिड है। उसे आप क्रॉस करोगे तो रेशियो आएगा 1:1, जो इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी लिखा है। हाइब्रिड को अगर आप रिसेसिव पेरेंट के साथ कर रहे हो तो हम उसे टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, हाइब्रिड को आप किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर दे रहे हो तो हम उसे बैक क्रॉस बोलेंगे। उम्मीद है इतना क्लियर है। रेशियो आपका 1:1 ही आएगा, ठीक है। अब टेस्ट क्रॉस is used to find out the unknown genotype of the character. Mendel conducted test cross to determine the F2 genotype. अब मेंडल के दो लॉ थे बेसिकली, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। देख लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब जो डोमिनेटिंग है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, सिंपल। देखो ये 3 पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लेना एनसीईआरटी में भी। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, ठीक है। जैसे हम जीन बोलते हैं, फैक्टर्स जैसे कि जीन पेयर्स में होता है, आपको पता ही है। In a dissimilar pair of factors, one member of the dissimilar मतलब heterozygous condition में एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा, दैट्स इट। अब सेकेंड में सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर पेयर present in parents segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factors. आपको पता है फैक्टर्स अलग हो जाते हैं जिससे कि दो जीन में से कोई एक जीन जाती है, राइट, टू द ऑफस्प्रिंग। लाइक यू कैन सी दिस, ये होमोजाइगस कैरेक्टर है, यहाँ पे टीटी अलग हो गए, ये भी होमोजाइगस ड्वार्फ है, यहाँ पे भी टीटी अलग हो गए, तो ये सेग्रीगेट हो गए, दोनों मिले थे अभी सेग्रीगेट हो गए। होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस सिमिलर गैमेट, whereas heterozygous parents produce two kinds of gametes, each have one allele with equal proportion, ठीक है। now dihybrid cross marker. Cross between two pairs differing in two pairs of contrasting characters. Cross between pea plant with round shaped and yellow colored seeds.
एंड wrinkle shaped एंड ग्रीन कलर शेप, डायहाइब्रिड क्रॉस है बेसिकली। किस किस के बीच में ये आपको याद करना है, और कौन सा डोमिनेंट है, ये आपको टेबल मैंने आपको पहले ही बताया, याद रखनी है। तो देख लेते हैं अभी हम। राउंड शेप, आपको पता ही होगा राउंड शेप डोमिनेट होता है। येलो कलर्ड सीज भी डोमिनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिंकल तो ऑब्वियसली रेसिस्टिव है, और ग्रीन कलर भी रेसिस्टिव है। हमने देखा, कैपिटल वाई आया येलो के लिए, स्मॉल वाई आया ग्रीन के लिए। कैपिटल आ रहा है राउंड के लिए, स्मॉल आ रहा है रिंकल के लिए। गेटिंग माई पॉइंट। तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्रॉस करेंगे इसे। यहाँ पे भी पुनेट स्क्वायर बनेगा। जस्ट वेट, मूव क्यों नहीं हो रहा है ये? लाइक मी जस्ट चेक, हियर वी गो। अब मैंने जैसे कि आपको बताया, जीन्स जो है सेपरेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जीन्स को हमने सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ से हमें मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्योंकि हमने क्या किया, जीन्स को सेपरेट सेग्रीगेट, जो भी आप बोलो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। अब इन दोनों का मिक्स करेंगे तो फिलियल जनरेशन 1 मिलेगा, F1 मिलेगा, जो आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर है? कैसे है? सिंपल है यार। तो मैं देखो, ये आर को इस आर के साथ भेजो, ये वाई को इस वाई, इसके लिए कंसेप्ट याद रखना, अल्फाबेट हमेशा हमेशा अपने ही छोटे अल्फाबेट से मिलेगा, ठीक है, किसी और के साथ नहीं जाएगा ये, समझा? ये फिलियल 1 में याद रखना। उसके बाद ये मिला, उसके बाद हमने सेल्फिंग की, सेल्फिंग मतलब दो बन गए, पहले एक था हमने सेल्फिंग की, दो दो बनने। इन दोनों को हमने गैमेट्स को सेपरेट किया, कैसे आया देखो, आर कैपिटल वाई आर स्मॉल वाई। आपको पता है ना, मल्टीप्लाई कैसे हम करते हैं, एक को एज इट इज रखकर दूसरे को ब्रैकेट्स में लेके जाते हैं। मैं बता देती हूँ कैसे करना है, सिंपल है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसे आपको कैसे गैमेट्स बनाओगे, इसके लिए ना एक टेक्निक भी है, कितने नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ध्यान से सुनना। 2 to the power n। अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस कंडीशन में मुझे बताओ कि कितने हेट्रोजाइगस है, एक ये है, और एक एक राउंड का है, और एक वाई वाई यानी कि येलो और ग्रीन, राइट। तो दो हेट्रोजाइगस है, तो 2 to the power n, चार, 2 to the power 2, चार गैमेट्स आपको मिलेंगे, मिल रहा है चार गैमेट्स, राइट। तो ये एक फॉर्मूला है, आपको 2 to the power n करना है, n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस गैमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी गैमेट्स कैसे बनाते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आर स्मॉल आर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो मेरे को दिखा रही हूँ मैं, माय बैड, शिट, गॉट इट, फाइन। ऐसे आपको लिखना है, मन में लिखना है, ठीक है। तो एक आर को कैपिटल वाई के साथ जाने दो, ठीक है। फिर एक कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ जाने दो। अब स्मॉल आर लो, स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ जाने दो, फिर वही स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ जाने दो। ऐसे गैमेट्स बन गए। और कितने बनेंगे, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, 2 to the power n। n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस थे, दो थे। गैमेट्स बन के उसका हमें निकालना है F2 जनरेशन, तो हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे।
जैसे कि आप देख पा रहे हो पुनेट स्क्वायर, बस एक को एस के साथ देखो, वैसे आपको क्रॉस बनाते जाना है एक एक के साथ, तो आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप मिल जाएगा। ठीक है, जीनोटाइप आपका आ जाएगा 9:3:3:1, फिनोटाइप आएगा 1:2:1। सॉरी, दिस इज डायहाइब्रिड क्रॉस, राइट। तो इसमें फिनोटाइप आएगा 9:3:1, और आपको जीनोटाइप चाहिए। एक्चुअली मैं वही ढूंढ रही थी कैसे लिखूं यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट आपको क्या है ना, यहाँ पे ट्रिक है, वो बतानी थी मुझे। आपका फिनोटाइप आया 9:3:3:1, ठीक है। जीनोटाइप अगर आपको फाइंड आउट करना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो मतलब दो टाइम आपको क्या लिखना है, 1:1:2:1 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1:2:1 से, तो वही होगा 1:2:1। जस्ट वेट, ये ब्रैकेट में आ जाएगा आपका। लेट मी सी, आई हैव पुट द ट्रिक इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, आपको देखो सिंपली क्या करना है, 1:2:1 को 1:2:1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आएगा 1:2:1, 2:4:2:2:1:2:1। ये जीनोटाइप बड़ा होता है, इसे आपको मल्टीप्लाई करके ही फाइंड आउट करना है। 1:2:1 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1:2:1 के साथ। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। पर वहां पे मल्टीप्लीकेशन की साइन नहीं आएगी, रेशियो की साइन आएगी। ठीक है, आपको एक ब्रैकेट में 1:2:1 लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में 1:2:1। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रेशियो आ जाएगा जीनोटाइप का। आगे बढ़ेंगे, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, और अगर आपने नोटिस किया होगा तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपके और दो चीजें आ जाती हैं, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक है कोडोमिनेंस। वो मैं आगे आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी हम थर्ड लॉ के ऊपर जाएंगे, जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सिंपल है, इसमें कुछ जितना है नहीं। ये जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट पे बेस है। यहाँ पे वन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं क्रॉस में, और ये जो पेयर्स हैं जीन्स के, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं फ्रॉम द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सिंपल है, इसमें इतना कुछ था नहीं। ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस देख सकते हैं आप। यहाँ पे अलील ब्लू आई का मॉडिफाइड है, यहाँ पे ब्राउन का अनमॉडिफाइड है। ठीक है, मॉडिफाइड अलील मतलब इट इज जनरली डोमिनेंट एंड रिप्रेजेंट ओरिजिनली
अनमॉडिफाइड है, ठीक है। मॉडिफाइड है, इट इज जनरली रिसेसिव। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है रिसेसिव। Every gene contains information to express a particular trait. तो आगे देखेंगे अभी हम। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड। ये है नहीं इतना एनसीईआरटी में। ये एक इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम एट ऑल। ठीक है। मॉडिफाइड एलील मतलब जो रिसेसिव है will produce the same phenotype like unmodified allele। ठीक है। मॉडिफाइड allele is equivalent to unmodified allele किसमें, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम में। अब नॉन फंक्शनल एंजाइम की अगर हम बात करें, यहाँ पे फिनोटाइप डिपेंडेंट होंगे खाली अनमॉडिफाइड अलील पर। ठीक है। इसलिए मॉडिफाइड अलील जो है रिसेसिव बन जाएगा। यहाँ पे रिसेसिव नहीं था, यहाँ पे दोनों इक्वल थे। यहाँ पे मॉडिफाइड अलील रिसेसिव हो गया क्योंकि फिनोटाइप जो है डिपेंडेंट है फंक्शनिंग ऑफ डोमिनेंट अलील पर। यहाँ पे याद रखना, एक ही अनमॉडिफाइड अलील पर वो डिपेंडेंट है तो दूसरा रिसेसिव हो जाता है। We'll move ahead. Just wait. Now we'll move to the third part of the chapter. Here we have non-Mendelian characters. यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट क्या है, एक रेड और एक व्हाइट फ्लावर इन्वॉल्व था। ठीक है। उन दोनों का हाइब्रिड बना। अभी हमें ना ही रेड मिला है फ्लावर, ना ही व्हाइट मिला है, हमें पिंक फ्लावर मिला है। मतलब दोनों जो अलील थे वो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। तो कोई भी डोमिनेंट भी नहीं था, कोई रिसेसिव भी नहीं था। पार्शियल कैरेक्टर्स आए दोनों के, जिन्होंने बनाया पिंक कलर का फ्लावर। को डोमिनेंस, दोनों ही इक्वली दिखाई दे रहे हैं हमें। दोनों ही कलर इक्वली खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा ए बी ब्लड ग्रुप, जहाँ पे ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, दोनों ही कैपिटल। ठीक है। अब ऑब्वियसली तो हम उसे क्या बोलेंगे, को डोमिनेंस। मल्टीपल एलिलिज्म मतलब बहुत सारे अलील मिलकर एक कैरेक्टर को शो करते हैं, उसे हम बोलेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलिलिज्म अगर आपको चाहिए तो वो होता है मोर देन टू एलील्स have or you can say governs the same character। ठीक है। एज एन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो ऐसे ही डेफिनेशन बनेगी। ठीक है। उसके बाद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी, इनके एग्जांपल्स भी दिए हैं एनसीईआरटी में, तो आपको वो भी करके जाना है। गेटिंग माय पॉइंट? प्लियोट्रॉपी मतलब सिंगल जीन है जो मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन एग्जिबिट कर रही है, तो हम उसे बोलेंगे प्लियोट्रॉपी। वेरस उसका उल्टा पॉलीजेनिक होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे प्लियोट्रॉपी में सिंगल जीन था, यहाँ पे अगर हम पॉलीजेनिक की बात करें तो मल्टीपल जीन है। देख लेते हैं, हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस से स्टार्ट करेंगे। It is an inheritance in which the offspring shows intermediate characters between two parental characters। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मेक श्योर करना आप याद करके जाओ। स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर और एंटीरिनम एसपी और एक मिराबिलिस जलापा। क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रेड और व्हाइट प्रोड्यूस पिंक। और इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों आपको मिलेगा 1:2:1। क्यों, जान लेते हैं इसे भी। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। आपने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि जीनोटाइप हमें मिला था 1:2:1, राइट।
तो वो तो अभी यहाँ पे है, लेकिन फिनोटाइप पे हमें 1:2:1 क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमें एक फ्लावर मिल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे अगर 3 रेड फ्लावर्स मिलते तो वो 3:1:1 होता, 3:1 होता। लेकिन ये फिनोटाइप में 2 पिंक आ रहे हैं। जो पिंक है वो रेड से भी अलग है और व्हाइट से भी अलग है, तो वो दो अलग से आ रहे हैं, तो 1:2:1 आ रहा है। Thus, phenotypic and genotypic ratios are same. This means that R, capital R, was not completely dominant over small r. P plant also shows incomplete dominance in other traits. Codominance, ABO blood grouping, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंटीजन एंटीबॉडी ग्रुपिंग होते हैं, ये देखो आप, ये ब्लड ग्रुप और इसका जीनोटाइप ए है, तो फिर अलील कैपिटल ए आएगा, और कैपिटल ए आएगा, या फिर कैपिटल ए यहाँ स्मॉल आई, मतलब एक रिसेसिव है। बी में भी कैपिटल बी या कैपिटल बी और एक रिसेसिव। ए बी में एक कैपिटल ए आएगा और एक कैपिटल बी का अलील आएगा। ओ में दोनों ही रिसेसिव। तो ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी खोली होगी तो आपको पता होगा, एक को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर और दूसरे को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यूनिवर्सल डोनर जो दे सकता है वो ब्लड ग्रुप ओ है, और जो हमेशा ले सकता है वो ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में दिया भी नहीं हुआ है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ये एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं हम। फादर का जो डोमिनेंट है ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। फादर का ए है, मदर का बी है, ये हमने क्रॉस करवाया, तो फिर जो बॉर्न हुआ उसका ब्लड ग्रुप ए भी आ सकता है, खाली बी आ सकता है, खाली ए आ जा सकता है, या फिर ओ आ सकता है। ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? और यहाँ पे तो हाफ हाफ का रेशियो है, क्योंकि मदर में रेसेसिव भी था। अब मल्टीपल एलिलिज्म क्या मैंने आपको बताया, दो से अधिक जीन्स जो हैं वो एक ही कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 alleles ऑफ अ जीन टू गवर्न द सेम कैरेक्टर। मैंने बताया alleles of ABO grouping. In an individual, only 2 alleles are present. Multiple allelism can be found only in a population. ठीक है। Polygenic inheritance. It is the inheritance in which some traits are controlled by several genes. प्लियोट्रॉपी में सिंगल जीन आता है, और पॉलीजेनिक में पॉली है ना, पॉली याद रखना, मैनी, मैनी जेनिक जीन्स, पॉलीजेनिक मैनी जीन्स। Human skin color, human height, it considers the influence of environment. In a polygenic traits, phenotype reflects the contribution of each allele. The effect of each allelism is additive. प्लस होता जाता है। अब पॉलीजेनिक देख लो आप, एग्जांपल्स। Assume that 3 genes A, B, C control human skin color. ठीक है। 3 जीन्स है जो ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल करें। डोमिनेंट फॉर्म्स में उनके कैपिटल है, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क स्किन कलर। ठीक है। रिसेसिव स्मॉल स्मॉल बी स्मॉल सी है, जो लाइट स्किन कलर को डोमिनेट करते हैं। तो फिर अगर आप जो भी देख रहे हो जिनका भी डार्क स्किन है, तो उनका जो डोमिनेंट है वो है ए बी और सी कैपिटल, और जो लाइट कलर्ड स्किन है, तो मतलब रेसेसिव ए बी और सी प्रेजेंट है। डोमिनेंट अलील जो है डार्केस्ट स्किन कलर देते हैं, रिसेसिव वाले लाइटेस्ट स्किन कलर देते हैं। और अगर हम डोमिनेंट और रिसेसिव को फ्यूज करें, क्योंकि एडिटिव है, तो वो इंटरमीडिएट स्किन कलर देते हैं। ठीक है। तो अगर आप ये देख पा रहे हो, thus number of each type of allele in the genotype determines the darkness or the lightness. तो सबसे डार्क जो बंदा है, ठीक है, मतलब उसमें क्या है, डोमिनेंट अलील्स है, लाइट स्किन रिसेसिव allele. Getting my point? That's it.
वही है प्लियोट्रॉपी, सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कवर कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टार्च सिंथेसिस इन पी एनसीईआरटी का है, फिनाइल कोइनोरिया, सिकल सेल एनीमिया, तीनों एनसीईआरटी के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, रट लेना, दैट्स इट। इन फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया, sickle cell anemia, the mutant gene has many phenotypic effects। अभी आप इस दो डिजीज की चिंता मत करना, आगे आएगा, मैं आपको इन दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सिकल सेल तो आई थिंक आपको पता होगा, आरपीसी का जो है स्ट्रक्चर शेप चेंज हो जाता है, सिकल जैसा हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड होता है जैसे कि बायकॉन्केव, वो चेंज होता है सिकल शेप में। ठीक है, और फिनाइल कीटोन्यूरिया मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन करता है। स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट कैसे होता है? स्टार्च जो है डोमिनेंट बी और डोमिनेंट बी जीन से बन रहा है, therefore large starch grain are produced। स्मॉल बी और स्मॉल बी को लेस efficiency है in starch synthesis and produce smaller starch genes। starch grain size also shows incomplete dominance। ठीक है, तो ये आपने फ्यूज करवा दिया, इनकम्प्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो तो ये बना इंटरमीडिएट सी का जो साइज। ठीक है, मूविंग अहेड टू द फोर्थ पार्ट। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, व्हाई डिड मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। इतने सालों तक उन्होंने काम किया लेकिन उनका काम किसको पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने मैथ को यूज कर दिया, अब लोगों ने समझा बायो में मैथ्स कौन डालता है, सीरियसली। और तभी के टाइम में कम्युनिकेशन इजी नहीं था, तभी लैपटॉप्स नहीं थे, पब्लिश करने के लिए इतना सुविधाएं नहीं थी इतनी। ठीक है, मोबाइल्स नहीं थे, मैसेजेस ट्रांसफर नहीं होते थे। ठीक है, तो उनका जो जो उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, वो इतना पॉपुलर ही नहीं हो पाए। अभी क्या होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन फटाफट पब्लिश हो जाती है। ठीक है, फिर उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन तब इजी नहीं थी, मैथ्स का उन्होंने यूज कर दिया, जो लोग मान ही नहीं पा रहे थे, बायो में मैथ्स यूज कर दिया। Concept of genes as stable and discrete unit could not explain the continuation variation। अब उन्होंने बोला था कि ऐसी कोई चीज है, उन्होंने फैक्टर बोला था, फैक्टर है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, सेम ट्रेट्स पास ऑन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला था जीन जो है स्टेबल है, तो अगर वो जीन स्टेबल है तो फिर वेरिएशन कैसे आ रहा है ऑर्गेनिज्म में, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और उन्होंने फिजिकल प्रूफ भी नहीं किया था कि जीन प्रेजेंट है, तो इस वजह से जो है उनकी थ्योरी जो है रिकॉग्नाइज होते होते रह गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ। इन 1900 डी ब्रेस कॉरेंस एंड नॉन शर्मेक इंडिपेंडेंटली डिस्कवर मेंडल्स रिसर्च। मेंडल ने ये सब किया था, उन तक ये सब चीजें पहुंच गई। ठीक है, अब उन्होंने बोला थोड़ा डिटेल में इसे समझे, क्या ये जो उन्होंने लिखा है वो सही है या गलत है। गलत है तो हम प्रूफ करेंगे कि गलत लिखा था, बस उन्हें वही प्रूफ करना था, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं, उन्हें पता चला कि सही लिखा गया था। आगे बढ़ेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया वोल्टर सटन और थियोडर बावरी ने 1902 में। ठीक है, they said that the pairing and separation of a pair of chromosomes leads to the segregation of a pair of factors they carried। Sudden united chromosomal segregation with Mendelian principles and call it chromosomal theory of inheritance। उन्हें मेंडल की थ्योरी जो यूजफुल लगी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो थ्योरी थी उसे मेंडल की थ्योरी के साथ कंबाइन कर दिया, फिर बोला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना। जो पेयरिंग और सेग्रीगेशन होते हैं क्रोमोसोम्स के, पेयर्स के, वही सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स को लीड करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है,
क्रोमोसोम्स पैर या सेग्रीगेट होंगे तो ही जीन्स जो है सेग्रीगेट हो पाएंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी, मतलब यही तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स करवाएंगे। ठीक है, टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स फॉर्म होमोलोगस पेयर, ये तो आपको पता ही है। और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स आर व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, तो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स का होमोलोगस पेयर बोलेंगे। होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट करते हैं गैमेट फॉर्मेशन में। आपको पता है गैमेट में क्या होगा? क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेंगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, देख लेना। उसके बाद इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। जो इंडिपेंडेंट पेयर है, आप देख पा रहे हो, वो भी अलग से सेग्रीगेट हो जाता है। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स हैंस दे शो सिमिलर बिहेवियर। उसके बाद है थॉमस हंट मॉर्गन, जिसे हम मॉर्गन अंकल के नाम से जानेंगे एनसीईआरटी में। ठीक है, इतना उन्होंने लिखा नहीं है, टीएच मॉर्गन लिखा होगा आपके एनसीईआरटी में। उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर लिया, जिसे हम फ्रूट फ्लाइज बोलते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप कट करके या ऐसे भी रखोगे, फ्रूट्स बाहर रख दो, तो ऐसे छोटे छोटे फ्लाइज आते हैं, उस फ्रूट पे बैठते हैं, फिर चले जाते हैं, उसे हम फ्रूट फ्लाइज बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना? क्योंकि वहां पे ना डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे मेल और फीमेल के, वो प्रोड्यूस भी बहुत जल्दी कर देते थे ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, उनकी लाइफ स्पैन थोड़ी सी थी, वीक की होती है मैक्सिमम। ठीक है, देख लेते हैं उन्होंने क्यों चूज किया, इन्हीं क्यों चूज किया। वो एक सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो हो जाता है, शॉर्ट जनरेशन टाइम है 12 to 14 days की, तो मैक्सिमम 2 वीक पकड़ो और क्या। ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, 100 of प्रोजेनिस बना लेते हैं पर मीटिंग में। मेल और फीमेल इजीली डिस्टिंग्विशेबल थे, क्योंकि फीमेल का जो हाइट था बड़ा था, मेल का छोटा था। There's many types of heredity variations that can be seen with low power microscope। अब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है? लिंकेज मतलब फिजिकल एसोसिएशन है टू और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम का। रिकॉम्बिनेशन जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल जिसमें भी आया वो रिकॉम्बिनेशन होगा, फिजिकल एसोसिएशन जिसमें भी आया वो लिंकेज होगा। ठीक है, तो अगर नॉन पेरेंटल जीन्स कंबाइन करें तो हम उसे रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। फिजिकल एसोसिएशन हो रहा है दो या दो से अधिक जीन्स का क्रोमोसोम में, हम उसे बोलेंगे लिंकेज। लिंक्ड जीन डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हेयर्स रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। मॉर्गन carried out several dihybrid cross in Drosophila to study sex-linked genes. तो क्रॉस yellow-bodied, white-eyed females, brown-bodied and red-eyed male. And the second cross was a white-eyed miniature winged with red-eyed and large winged. So this is the parental type. F1 जनरेशन, अगर हम क्रॉस ए की बात करें, यहाँ पे आप देखोगे पेरेंटल टाइप में 98.7% है, यानी कि लिंकेज, और रिकॉम्बिनेंट 1.3 है। फिर क्रॉस बी में लिंकेज 62.8% है, और रिकॉम्बिनेशन 37.2% है। ठीक है, अब मेजर फाइंडिंग्स ऑफ मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। Gene of white eye and yellow bodied were very tightly linked and showed only 1.3% recombination। क्योंकि नॉन पेरेंटल चाहिए ना, और वो फिजिकल एसोसिएशन हो गया है, नॉन पेरेंटल कहाँ से मिलेगा? Gene of white eye and miniature wing were loosely linked and show 37.2 recombination। ठीक है,
तो tightly linked genes show low recombination, loosely linked genes show high recombination. Inversely proportional है, that's it. अब एक छोटी सी लाइन आपकी नीचे लिखी हुई है एनसीईआरटी में, अगर आप देखोगे, अल्फ्रेड स्टर्टवेंट, जो भी आप बोलो, use the recombination frequency between gene pairs for measuring the distance between genes and map their position on the chromosome. Genetic maps are used as starting point in the sequencing of genomes. Human Genome Project, fine. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हम अभी पढ़ेंगे पार्ट 5 की ओर। अब पार्ट 5 है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा मेल और फीमेल? देखो, एलोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है, 44 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 45th और 46th, जो होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम, जैसे हम बोलेंगे एलोसोम। ठीक है, देख लेते हैं। The chromosomes that are involved in sex determination are called sex chromosome, allosomes. They include X and Y chromosome. Autosomes are chromosomes other than sex chromosome. Number of autosomes is same in male and females. ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हैंकिंग 1891 में studied spermatogenesis, formation of sperm. In some insects, and observed that 50% of sperm received a nuclear structure after spermatogenesis, another 50% sperm did not receive it. Hankin called this structure as the X body, now it is called as X chromosome. ठीक है, तो हैंकिंग ने ये किया, डिस्कवर किया एक्स क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। हम एक एक पढ़ेंगे इनके बारे में। क्या आप पहले देख पा रहे हो, ग्रास ऊपर है ये, दूसरा हाउस फ्लाई है, तीसरा आपको है नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, पहले आ जाएगा आपका ग्रास हॉपर, ग्रास हॉप। देखो, मेल जो है यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक है, और फीमेल जो है होमोगेमेटिक है। ठीक है, आपने देखा है ह्यूमंस में भी सेम ही होता है, लेकिन मेल में क्या डिफरेंस है? मेल में एक्स और एक ओ है, मतलब एक एक्स मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या है, ओ है। तो फिर ये है आपका ग्रासहोपर का मेल है हेट्रोगेमेटिक एक्सो, एक्सो याद रखना, एक्सो। फीमेल होमोगेमेटिक है, दो एक्स के साथ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये है आपका ड्रोसोफिला, और ह्यूमंस में सेम ही है। ह्यूमंस में आपको पता है मेल को एक्स और वाई है, फीमेल को एक्स और एक्स है, वही है। अब हम आएंगे आपके हैंड पर। बर्ड्स एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में बर्ड्स लिखा है, यहाँ पे शो हैंड किया है, पता नहीं क्यों। ठीक है, बर्ड्स शो कर देने चाहिए थे यार। ठीक है, नेक्स्ट टाइम चेंज करेंगे। मेल जो है यहाँ पे उल्टा है, याद रखना। बर्ड्स के केस में ऑपोजिट है, इसलिए बर्ड्स का केस हमेशा पूछा जाता है। मेल होमोगेमेटिक है, अभी तक सारे मेल हेट्रो थे, यहाँ पे होमो है, फीमेल हेट्रो है। तो कैपिटल जेड है मेल में, और फीमेल में कैपिटल जेड और डब्ल्यू है। ठीक है, ह्यूमंस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 22 पेयर्स हैं आपके ऑटोसोम्स, और एक पेयर है सेक्स क्रोमोसोम। पेयर ऑफ एक्स फीमेल है, पेयर ऑफ एक्स वाई मेल है। ये तो सबको बताया है। एक हनी बीज का पढ़ाना है मुझे आपको। ड्यूरिंग spermatogenesis, मेल प्रोड्यूस टू गैमेट्स, 50% एक्स होता है, 50% वाई होते हैं, आपको पता है। और फीमेल्स में खाली एक्स ही क्रोमोसोम होता है, मेल में एक्स और वाई, फीमेल में खाली एक्स। आगे बढ़ेंगे। There is an equal probability of fertilization of ovum with the sperm carrying either X or Y chromosome. The sperm determines whether the offspring is male or female. So obviously, father is the one who determines the gender of the baby offspring, not the
मदर। दैट्स व्हाट एनसीईआरटी ने बोला है और आता भी है पेपर में, तो याद रखना। अब हनी बी को अगर हम ध्यान से देखें, sex determination in honeybees. It is based on the number of sets of chromosomes an individual receives. अब देखो, यहाँ पे ना दो चीजें आपको डायग्राम अच्छी तरह से समझना है। क्वीन है और एक ड्रोन है। क्वीन को होते हैं 32 क्रोमोसोम्स, फीमेल को, ठीक है। ड्रोन को होते हैं 16। गेटिंग माय पॉइंट? तो फीमेल में होगा आपका मियोसिस और मेल में होगा माइटोसिस। फर्टिलाइज एग को हम क्वीन बोलते हैं या वर्कर भी बोलते हैं। वेरस जो एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, हम उसे बोलते हैं ड्रोन या मेल। और जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, फिर उस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। Therefore, females are diploid 32 क्योंकि वो फ्यूजन से फॉर्म हुई। Males are haploid 16 क्योंकि फ्यूजन ही नहीं हुआ। This is called as haplodiploid sex determination system. In this system, the male produce sperm by mitosis. They do not have father, thus cannot have son, but have a grandfather and can have grandson. ये एनसीईआरटी का कॉम्प्लिकेटेड, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन है बहुत इजी सेंटेंस। उन्हें फादर नहीं है क्योंकि खुद ही माइटोसिस करके क्या बना रहे, ऑफस्प्रिंग बना रहे, ठीक है। तो सन भी नहीं हो सकता, तो उन्हें ग्रैंडफादर है जिनसे वो आए, उनका ग्रैंड सन होगा क्योंकि वो जो फीमेल बनी उस मिल्क से, वो फर्टिलाइज होगी, फर्टिलाइज हुई किसी भी मेल से वो फीमेल, तो उनका ग्रैंड सन तो बनेगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर है। अभी भी दो पार्ट्स बाकी है इस चैप्टर की, वो मैं लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो दूसरे लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। पार्ट 2 आएगा इसका, ठीक है। तो आप मेक श्योर करना पार्ट 1 को अच्छी तरह से देखो। पार्ट 2 कल तक आ जाएगा, तो आप उसे भी देख लो और एनसीईआरटी को एक बार रीड कर दो, आपका ये चैप्टर अच्छी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।